आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिसर्च एप्टीट्यूड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। आज के टॉपिक में हम सभी लोग सैम्पलिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। देखो, रिसर्च जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे अंदर जो एक सवाल उत्पन्न हुआ, हमारे दिमाग में जो एक सवाल आया है, उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम रिसर्च प्रोसेस करते हैं। हम जो रिसर्च करते हैं, जिस एरिया में रिसर्च करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार खोज की जा रही है, क्योंकि खोज तो वो उसमें पहले ही हो चुकी थी, और जो पहली बार खोज की जाती है उसको हम डिस्कवरी बोलते हैं। तो रिसर्च एक्चुअली में है क्या? कोई ऑलरेडी खोज की हुई चीज थी, उसको हम दोबारा से देख रहे हैं अपने नजरिए से कि जो हम सोच रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं है। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि भाई जो मुझे लग रहा है क्या वो सही है भी या नहीं सही है, उसके लिए जितने ज्यादा लोग उस चीज पर बिलीव करेंगे उतना अच्छा है। अगर मैं आप लोगों को यही चीज टेक्निकल टर्म में समझाऊं तो ये चीज को हम क्या बोलते हैं? वैलिडिटी बोलते हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी। कि जितने ज्यादा लोग आपके हाइपोथेसिस पर बिलीव करेंगे, आपके रिजल्ट्स पे बिलीव करेंगे, उतना ज्यादा आपके रिसर्च के या आपके वो जो जवाब आपने निकाला है उसके सही होने के चांसेस हैं, क्योंकि वैलिडिटी इज इक्वल्स टू एक्यूरेसी। इतना हमने पढ़ा है, बोलो बताओ भाई, एक बार थम्स अप करके बताएंगे सभी लोग, इतना हमको पता है सभी को, राइट? अब देखो सीन ऐसा है, हमने ये समझ लिया मैम कि हमको सभी को क्या करना है, सभी तक हमारे रिजल्ट्स पहुंचाने हैं, सभी से सवाल जवाब करने हैं, है ना? सबसे डेटा का कलेक्शन करना है, फिर उस डेटा का एनालिसिस करना है, और फिर उस रिजल्ट का कंक्लूजन करना है सभी पर। अब सभी वाली जो चीज होती है उसको हम कहते हैं हमारी पॉपुलेशन। पर हम पूरी पॉपुलेशन पर टेस्टिंग लगा सकते हैं क्या? देखो, ना तो हमारे पास में इतना टाइम है, ना हमारे पास में इतने एफर्ट्स हैं, ठीक है ना हमारे पास में इतना मनी है। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि जो आपकी ये कंप्लीट पॉपुलेशन आपको दिख रही है, इस पॉपुलेशन के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे आप लोगों को। अगर आप सभी लोग इन सभी से जाके डेटा कलेक्ट करोगे, इन सभी पर जाके डेटा को एनालाइज करके कंक्लूड करोगे, तो ये तो बहुत ही एक प्रीलॉन्ग्ड प्रोसेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर अब ऐसा हो गया है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि मैम हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को करना पड़ेगा सैम्पलिंग। सैम्पलिंग को हिंदी में हम लोग कहते हैं नमूनाकरण करना। यानी कुल मिला के आप पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है उस पर बात नहीं करते, आप उनके करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हो। आपको पूरी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप जो है ये इनके सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव के पास में चले जाओ, है ना? सिर्फ और सिर्फ इनके रिप्रेजेंटेटिव के पास में चले जाओ। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब मैम वो एक ही पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो कुछ ही लोग पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम सबसे आम भाषा में इसको कैसे देख सकते हैं, जैसे कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है ना? अब आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम है फॉर एग्जाम्पल पपलू शर्मा, है ना? तो अब आप पपलू शर्मा के बिहाफ पे पूरे शर्मा परिवार को जज कर लोगे, आप जो है वो एक इमेज बना लोगे, समझ रहे हैं? पूरी एक इमेज बना ले हुए कि हमारा पपलू शर्मा जो हमारा दोस्त है, जैसा वो है सारे शर्मा वैसे ही होते होंगे, है ना? अब आपके दोस्त का नाम जो है वो पपलू शर्मा, मेरे दोस्त का नाम चपलू गुप्ता। अब आप क्या बोलोगे? सारे के सारे गुप्ता लोगों की पहचान जो है अब वो चपलू गुप्ता के अकॉर्डिंग बना लोगे। तो कुल मिला के हमारे पास में ये हमारी क्षमता है, ये हमारे पास में जो क्या बोले उसको एक टैलेंट है ये हमारा, कि हम एक या कुछ लोगों के बिहाफ पर पूरी की पूरी पॉपुलेशन को क्या कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है? नॉट इन अ नेगेटिव सेंस बट इन अ पॉजिटिव सेंस हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सैम्पलिंग का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से उनके क्या कर लो, उनके नमूना चुन लो, उनके रिप्रेजेंटेटिव चुन लो, जिनसे आप डेटा कलेक्ट करोगे, और आपको ये उम्मीद है कि जो डेटा ये दे रहे हैं वो सभी के सभी का रिप्रेजेंटेशन है, कि अगर सबसे बात करते तो भी वही ये बोलते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोदी जी हैं, मोदी जी जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते होंगे तब उनसे अगर पूछा जाए कि आपके देश की लिटरेसी रेट कैसी चल रही है, तो आप मोदी जी को अगर हमारे देश की थोड़ी ज्यादा साख बनानी है तो वो क्या करते होंगे, वो केरला की रिप्रेजेंटेशन जाके दिखा सकते हैं। वो ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए ये हमारी लिटरेसी रेट है, समझ रहे हैं कि हमारे जो है वो एक स्टेट है, उनकी लिटरेसी रेट इतनी है। तो कुल मिला के अगर मैं आप सभी लोगों को बात बोलूं तो यहाँ पर किया क्या हमने, यहाँ पर मोदी जी ने सबसे बढ़िया जो उनको लगा रिप्रेजेंटेशन है वो दे दिया। बट क्या ये रिप्रेजेंटेशन सही है? क्या ये रिप्रेजेंटेशन सही है? मैम ये सही नहीं है। क्यों?
क्योंकि केरला इकलौता थोड़ी ना जो रिप्रेजेंट करता है इंडिया को। मैम जयपुर का भी होना, राजस्थान का भी होना चाहिए था, दिल्ली का भी होना चाहिए था, जम्मू एंड कश्मीर का भी होना चाहिए था, कर्नाटका का भी होना चाहिए था, सभी का होना चाहिए, है ना। तभी तो एक वो एवरेज निकाल के हमारे देश की लिटरेसी रेट निकलती है। तो कुल मिला के मैं ये समझाना चाहती हूँ कि नमूनाकरण हुआ क्या, सैम्पलिंग क्या हुआ। मैम पूरी की पूरी पॉपुलेशन पर जाके काम करना आसान नहीं है, तो हम उनके रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और उन पर डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और काम करते हैं। बट अब सिनेरियो क्या है कि ये सैम्पलिंग सही होना कितना जरूरी है, क्योंकि सारा का सारा आपका रिजल्ट, पूरी की पूरी आपकी रिसर्च किस पर डिपेंडेंट है, इन्हीं सैंपल्स पर डिपेंडेंट हो जाती है। ठीक है, ये एक समरी के रूप में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी कि सैम्पलिंग होती क्या है। चलिए आइए थोड़ा सा डिटेल इनका समझते हैं। सैम्पलिंग की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आप इंडिविजुअल मेंबर्स को सिलेक्ट करते हो, जो कि एक तरीके के सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन के लेकर काम करती हैं। अब आप इन पर क्या करते हो, इनसे डेटा कलेक्ट करते हो, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस निकालते हो और फिर डेटा को जनरलाइज करते हो पॉपुलेशन के ऊपर, है ना। सबसे पहले आप पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट चूज करते हो। भाई पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट चूज करना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करिएगा कि एक कॉमेडी मूवी लगी, है ना। अब आप उस मूवी का क्या करना चाहते थे, रिव्यू करना चाहते थे कि वो मूवी कैसी है। तो आप सबसे पहले उन लोगों को ढूंढोगे जो मूवी देखते हैं। अब आप चले गए किसी एक बंदे के जो लाइब्रेरी में बैठा था, आप उससे पूछने लगे कि भाई बताना कि ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। अरे भाई कैसे पूछ रहे हो, वो पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आपकी टारगेट ऑडियंस आपको पता होनी चाहिए, टारगेट पॉपुलेशन आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने ये किया, फिर उसके बाद में आपने एक सैम्पलिंग फ्रेम तैयार किया। कितने लोग मुझे उस सैंपल में चाहिए, कितने लोग लेना सही रहेगा, कैसे कैसे लोग मुझे चूज करने हैं, है ना, ये मैंने डिसाइड करना। उसके बाद में आप सभी लोग अपना सैम्पलिंग मेथड स्पेसिफाई करोगे कि मैं जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग लगाऊं, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग लगाऊं। इन सभी चीज़ों में आपके पास कितना पैसा है, कितना समय है, कितने रिसोर्सेज है, क्योंकि सैम्पलिंग में सीधा सीधा रिसोर्सेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये प्रोसेस। उसके बाद में आप लोग सैंपल की साइज को डिटरमाइन करके फाइनली आपका प्लान को इम्प्लीमेंट कर देते हो। तो कुल मिला के हमने किया क्या, हमने ये डिस्कस कर लिया कि सैम्पलिंग प्रोसीजर किस तरीके से आपका कैरी फॉरवर्ड होता है। अब एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग देखो समझते हैं। आप सबने सबसे पहले क्या चूज किया, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर पॉपुलेशन को चूज किया, जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन है। सबसे पहले आपने वो चूज कर ली कि यार मुझे जो है वो किन के ऊपर रिसर्च करनी है, ये मेरी टारगेट ऑडियंस है। ये क्या है, मेरी टारगेट ऑडियंस। उनमें से कुछ होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। जैसे मैंने बोला मूवी देखने वाले सभी प्राणी मेरे लिए क्या है, मेरे लिए मेरे टारगेट पॉपुलेशन है। और जो प्राणी क्या देखते हैं, कॉमेडी मूवी देखते होंगे, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, मेरा सैम्पलिंग फ्रेम हो जाएगा। क्योंकि मूवी तो अलग अलग जॉनर की होती है। अब मुझे कोई कॉमेडी मूवी लगी है और उसका रिव्यू करना है, जाके पूछना है कि भाई ये मूवी कैसी लगी है, मैं एक डेटा एनालिसिस करना चाहती हूँ यहाँ पर। तो मेरे लिए मूवी देखने वाले सभी लोग तो टारगेट पॉपुलेशन हो गए, और उसमें से सैम्पलिंग फ्रेम में कौन से लोग आएंगे, जो खास तौर पर कॉमेडी मूवीज अक्सर देखते रहते हैं। और इनमें से फिर मैं क्या करूंगी, सैम्पलिंग फ्रेम के अकॉर्डिंग मेरा सैंपल चूज करूंगी। अब इस सैंपल में क्या होगा, देखो हो सकता है सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर तो 1000 लोग हो, बट मेरे पास में जितने रिसोर्सेज हैं, मैं तो 4-5 लोगों के साथ जाके बात कर सकती हूँ, हद मार के 10 लोगों के साथ में जाके बात कर सकती हूँ, है ना। तो अब क्या होगा, सैंपल में ये 10 ही लोग आएंगे, वो 10 लोग जो इन 1000 लोगों को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी की जो डेफिनेशन है वो आप सभी लोगों के एग्जाम में एज इट इज पूछी गई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखी है। तो टारगेट पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके अंदर रिसर्चर को अपने रिजल्ट को जनरलाइज करना है। जल्दी से सभी लोग लाइव चैट के अंदर मुझे लिखकर दिखाएंगे कि आपका जो रिजल्ट आपके सैंपल पर आता है, उसे आपकी पॉपुलेशन पर अगर मैं क्या करना चाहती हूँ, जनरलाइज करना चाहती हूँ, और मैं सही से जनरलाइज कर पाती हूँ, तो उस टाइप के रिसर्च में क्या हाई होता है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? बायसनेस आता है ना, दोबारा सुनो, मैं कह रही हूं अगर मेरी पॉपुलेशन पर मैं ठीक तरीके से मेरे रिजल्ट्स को क्या कर पा रही हूं, जनरलाइज कर पा रही हूँ, जो मैंने मेरी सैंपल पे निकाले थे,
तो मेरी रिसर्च में क्या हाई होगा। पिछले क्लासेस में रिसर्च की पिछले क्लास ही मैंने वैलिडिटी पे ली थी, तो क्या हाई होगा, एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई होगा। अब ऐसे अगर आप लोग गड़बड़ करोगे, पढ़ाया हुआ चीज है, डायरेक्टली एग्जाम में यही पूछा गया था। सैंपल पे कंक्लूड किए रिजल्ट को जब मैं सही तरीके से पॉपुलेशन तक पहुंचा सकूं, तो उस सिनेरियो में आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी बहुत हाई होती है। द एबिलिटी टू जनरलाइज योर रिजल्ट ऑफ सैंपल ओवर योर पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल वैलिडिटी। अच्छा, फिर आता है आपका सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम कौन से हैं? देखो, टारगेट पॉपुलेशन में से एक्सेसिबल लोग जो हमारे काम के हैं वो हमारे सैम्पलिंग फ्रेम में आते हैं, और फाइनली जो हमने यूनिट सिलेक्ट करी है वो आपकी सैंपल में आती है। स्टेजेस ऑफ सैम्पलिंग पर आप लोगों के रीसेंट एग्जाम के अंदर ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना था, डायरेक्टली आप लोगों से ये स्टेप्स ही पूछे गए थे। तो सबसे पहले टारगेट पॉपुलेशन को क्लियरली डिफाइन करना है, देन सैम्पलिंग फ्रेम को डिसाइड करना है, सैम्पलिंग टेक्निक चूज करना, डिटरमाइन करना सैंपल की साइज को, डेटा को कलेक्ट करना, और फिर रिस्पॉन्स रेट को एसेस करना। ये पूरा का पूरा यही तरीके से स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहले टारगेट पॉपुलेशन आपने चूज करी, फिर सैम्पलिंग फ्रेम आप लोगों ने चूज किया, देन आप लोगों ने सैम्पलिंग की टेक्निक चूज करी, साइज चूज करी, कितने लोग चाहिए मुझे फाइनली, और उसके बाद में डेटा को कलेक्ट करना शुरू किया। तो ये जो पूरा का पूरा स्टेप है ये एज इट इज आप लोगों को समझ में आना जरूरी है। आगे अगर बात करूं तो सबसे पहली स्टेप कौन सी थी? टारगेट पॉपुलेशन को चूज करना। ये हमने बताई दिया, पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियरली डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि आप सभी लोगों की पॉपुलेशन में कौन कौन से लोग आते हैं। अगर आपने ये ठीक तरीके से कर लिया तो काम बहुत अच्छा है। देन सैम्पलिंग फ्रेम डिसाइड करना। नमूना का फ्रेम मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप सभी लोग एक्चुअल केसेस के ऊपर जाओगे। अभी मैंने बोला ना, मूवी तो बहुत सारे लोग देखते होंगे, बट मैम मुझे वैसे लोग चाहिए जो कॉमेडी मूवी देखते हो, तो मैं कॉमेडी मूवी देखने वाले लोगों को चूज करूंगी, है ना। द सैम्पलिंग फ्रेम मस्ट बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। अब होता क्या है, अगर यहां पर मैं आप लोगों को सैम्पलिंग फ्रेम की जगह केवल सैम्पलिंग दे दूं तो भी सही है क्या? तो भी सही है। जो आप लोगों का सैंपल है वो भी तो करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन होना चाहिए, और जो सैम्पलिंग फ्रेम है वो भी होना चाहिए, क्योंकि सैम्पलिंग फ्रेम से ही सैंपल निकलता है। अब इस तरीके की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको कैसे मिलेगी? जब आप कंटेंट पढ़ोगे। ये चीज आपको डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके या फिर एमसीक्यू सॉल्व करके नहीं मिलती है। इसीलिए कहते हैं बेटा कि कंटेंट पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलें। नेक्स्ट आपका क्या था कि नमूनाकरण की तकनीक चुनना। अब तकनीक पे ऊपर थोड़ा काम करेंगे क्योंकि यहीं से हमारा एक्चुअल सैम्पलिंग शुरू होता है। ठीक है जी। प्रायर टू एग्जामिनिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड, आपको ये पता होना जरूरी है कि भाई आप कौन से टाइप की सैम्पलिंग करना चाहते हो। अब सिनेरियो ऐसा है कि मान लीजिए कि ये आप लोगों की पॉपुलेशन थी और यहां से आपने क्या चूज किया है? आपका सैंपल चूज किया है। यही काम किया है कि हमारी जो पॉपुलेशन थी उससे आपने सैंपल चूज किया, और इस प्रोसेस को, इस प्रतिक्रिया को हम क्या नाम दिए हैं? सैम्पलिंग। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप सभी लोगों की जो सैंपल है इज नॉट अ करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पॉपुलेशन, तो हम इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? ये भी आप लोगों का एक प्रीवियस ईयर सवाल है, बताइए जी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आपका जो सैम्पलिंग मैकेनिज्म है वो इस तरीके से आपने लगाया कि आपकी सैंपल करेक्ट तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही आपकी पॉपुलेशन को, तो आपकी जो सैम्पलिंग हुई है उसमें क्या आ गया है? उसमें आ गया है मैम सैम्पलिंग एरर। सबसे पहले तो ये चीज याद रखेंगे। ये आपका हुआ पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सही है। अब दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दूं, आप लोगों से ये पूछा गया था कि जो सैम्पलिंग एरर है उसका सैंपल की साइज से कैसा रिलेशन होता है? इन दोनों के बीच का कोरिलेशन पूछ लिया गया था। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे आप सैंपल की साइज बढ़ाओगे वैसे वैसे सैंपलिंग एरर घट जाएगा। समझ में आ रहा है? सैंपलिंग एरर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके सैंपल साइज के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है
एक की वैल्यू बढ़ाने से दूसरी की वैल्यू घट जाती है। अगर मुझे सैम्पलिंग एरर कम से कम रखना है तो आप क्या करिए, आपकी सैंपल की साइज को इंक्रीज करते चलिए। सही है, अग्री करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग कहानी जिस पर बात करने वाले हैं वो है आप सभी लोगों के टाइप्स। ये जो नमूनाकरण हमने पढ़े हैं भाई, इसके टाइप्स है जिसके ऊपर हम लोगों को बात करनी है। इसी स्लाइड पर सारे के सारे याद करवा देंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। बस 10 मिनट मेरी बात आराम से ध्यान से सुन लो, सब याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। बस आराम से शांति से सुनो कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने आप लोगों से कहा सैम्पलिंग का मतलब ये है मैम, आपके पास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव चूज करना, जिनके ऊपर आप टेस्ट लगाओगे या बेसिकली जिनसे डेटा कलेक्ट करोगे और रिजल्ट्स निकाल के उन पे कंक्लूड करोगे। इस प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं। समझ में आ गया? सैंपल फ्रेम क्या होता है समझ में आ गया, सैम्पलिंग एरर क्या होता है ये भी समझ में आ गया। तीसरा जो आप लोगों का स्टेप था, फोर्थ जो आप लोगों का स्टेप था सॉरी, वो क्या था? अब आपको मैम टाइप चूज करना है कि कौन से टाइप की सैम्पलिंग लगानी है, कौन सी जो टाइप है उसकी सैम्पलिंग लगानी है, ये मुझे चूज करना है। आपके पास में दो तरीके के क्या होते हैं, सैम्पलिंग के प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक और एक जिसको हम लोग कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिस्टिक। यानी कि कुल मिला के एक आप लोगों का होता है रैंडम और दूसरा आप लोगों का होता है नॉन रैंडम। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी लोगों ने क्या किया, आप सभी लोगों ने एक बाउल लिया है ना, और इस बाउल के अंदर आप लोगों ने चिट्ठी रखी, ठीक है ना, चिट्ठी रखी और इन चिट्ठी के अंदर सभी का नाम लिखा है, सही है? थोड़ा राइट, आपने क्या किया, आपने ये चिट्ठी जो है ये ली और इस चिट्ठी में आपने सभी के सभी का नाम रख दिया, अपलू जी, पपलू जी, चपलू जी, टपलू जी, नपलू जी, है ना, सपलू जी, सभी का नाम रख दिया, सही, सभी का। अब आपने क्या किया, आपने एक एक करके चिट्ठी निकाली और आपने नाम पढ़ा, तो पहली बार आया पपलू का नाम, फिर दूसरी बार जब चिट्ठी निकाली तो आया सपलू का नाम, फिर तीसरी बार जब चिट्ठी निकाली तो आया टपलू का नाम। कुल मिला के मैं ये कह रही हूं कि यहां पर इस बाउल में ये जो चिट्ठी रखी है मैम, इस चिट्ठ में किसका नाम निकलेगा, क्या ये मैं पहले से डिसाइड कर सकती हूँ? क्या ये मैं पहले से डिसाइड कर सकती हूँ? नहीं मैम, हम नहीं डिसाइड कर सकते, वो तो रैंडम है। मतलब रैंडम है मतलब सभी के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि उसका नाम अगला आ जाएगा, जैसे कि लॉटरी मेथड होता है, जैसे कि हमारा वोटिंग मैकेनिज्म है हमारे देश का। आप क्या करते हो, जाके वोट डाल देते हो, आपको थोड़ी ना पता है क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। फिर जब कलेक्शन होता है उसके बाद क्या होगा, कैलकुलेशन होता है किसको कितना वोट पड़ा, फिर जो सरकार जीतती है वो बन जाती है। तो बिल्कुल वैसे ही जब आपके पास में सभी के सभी सैम्पलिंग फ्रेम के जितने भी मेंबर्स हैं, सभी के सभी के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी हो सैंपल में आने की, तब उस केस में हम उस सैम्पलिंग को रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं या प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग बोलते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबकी सैंपल में चूज होने के इक्वल प्रोबेबिलिटी है, चांस सभी के पास में इक्वल का है। इस टाइप की भी सैम्पलिंग होती है जिसे हम लोग बोलते हैं फिश बाउल सैम्पलिंग। कोई मुझे फिश बाउल सैम्पलिंग का दूसरा नाम बता सकता है क्या? कोई है क्लास में? फिश बाउल सैम्पलिंग का एक और नाम होता है, कोई बता सकता है मुझे? बताओ, फिश बाउल सैम्पलिंग जो होती है क्या उसका और भी कोई नाम होता है क्या? इसी टाइप की जो सैम्पलिंग होती है उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जो कि रैंडम सैम्पलिंग का फर्स्ट टाइप है। ये जो मैंने अभी आपको समझाया, क्या हम फिश बाउल सैम्पलिंग को ही
क्या हम फिश बाउल सैम्पलिंग को ही सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोल दें? बोलो भाई। याद रखिएगा, इसी को हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। इसके अलावा भी आपके पास में रैंडम सैम्पलिंग के अलग अलग प्रकार है, जैसे कि क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ना, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये सब हमारे किसके टाइप्स है? रैंडम सैम्पलिंग के टाइप है। अच्छा, रैंडम अगर समझ में आ गया तो मैं मान लू कि नॉन रैंडम भी समझ में आ गया, यानी कि जब आपके पॉपुलेशन के हर एक मेंबर के पास में इक्वल चांस ना हो सैंपल में आने का, तब कौन से टाइप की सैम्पलिंग आती है? नॉन रैंडम या फिर नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। मैम इसका मतलब ये हो गया क्या मैम कि यहां पर हमारे पास में किसी ना किसी प्रकार का बायसनेस आता है? किसी ना किसी प्रकार का बायसनेस आता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है। रिसर्चर यहां अपनी मर्जी से नमूनाकरण करता है, यानी कि रिसर्चर हैज हिज ओन बायसनेस टुवर्ड्स पिकिंग द सैंपल फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन। इसे हम लोग बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। बट ये सब्जेक्टिव नहीं है तो ये ऑब्जेक्टिव ही, दोनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। बट यहां पर समय बचाने की वजह से, रिसोर्सेज बचाने की वजह से हम सभी लोग नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग लगाते हैं। नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग लगाना आसान है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग लगाना आसान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोग ने मूवी देखने गए, ठीक है ना। अब आप मूवी देख के निकल रहे थे, आपका मन किया कि मेरे को भी राजीव मसंद बनना है, यानी कि मेरे को भी मूवी क्रिटिक्स बनना है, मेरे को भी बताना है, यूट्यूब पे वीडियो डालना है कि भाई ये जो मूवी है ये वॉचेबल है कि नहीं है, इसको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, वन टाइम वॉच है कि ये तो ब्लॉकबस्टर जाएगी, क्या होगा इस मूवी के साथ में। आपका बड़ा मन हुआ कि यार मुझे भी एक ना इस मूवी को लेकर एक रिव्यू वीडियो बनाना है, आपके मन में आ गई। अब आपके पास में क्या है? आपके पास में मूवी थिएटर से निकलते सब समय आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ में वो मूवी देखी है। तो सबसे आसान तरीका तो क्या है? क्या कि भाई मूवी सबको कैसी लगी, रिव्यू कैसा है मूवी का? सबसे आसान तरीका मैम ये है कि आसपास वाले सभी लोगों से पूछ लो, अरे भाई तुझे कैसी लगी, अरे आपको कैसी लगी, फुल फैमिली आई थी मूवी देखने, अरे भैया फैमिली को कैसी लगी। यानी आपके पास में आ गए करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव आपकी पॉपुलेशन के। आपने क्या किया? आपने एक फैमिली से भी पूछ लिया कि क्या फैमिली साथ में ये मूवी देख सकते हैं। आपने कोई एक अकेला बंदा आया था उनसे भी पूछ लिया, कोई दो लोग साथ आए थे आपने बोला उनसे भी पूछ लिया, आपने जो है छोटे बच्चे से भी पूछ लिया, एक बुजुर्ग अंकल आंटी आए थे उनसे भी पूछ लिया। यानी कुल मिला के आपने सभी से, आपके आसपास जो भी लोग अवेलेबल थे उनसे आपने डेटा कलेक्ट करा और आपने वो वीडियो बना दिया कि हम सब लोगों का ये रिव्यू है कि हम सभी लोगों को ये मूवी ऐसी लगी, तो आपको ये देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। एक बेसिक सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि कैसे हम लोग रिसर्च यहाँ पर करके अपना कंक्लूजन दे सकते थे। इस दौरान अगर आप नोटिस करो तो मैंने नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग लगाई है। मेरे आसपास जो सैंपल मौजूद था मैंने उसी से डेटा को कलेक्ट कर लिया। क्या वो थिएटर में, उस शहर में जो थिएटर है, पर्टिकुलर थिएटर, उसमें जो लोग आके वो मूवी देख रहे थे पर्टिकुलरली, क्या सिर्फ उन्हीं का रिव्यू मैटर करता है? भाई पूरे दुनिया में जिन्होंने वो मूवी देखी है वो पॉपुलेशन है, तो भाई उन सभी के करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव तो हमारे पास में आना चाहिए था ना। आपने क्या किया? आपने तो सिर्फ अपने आसपास के लोगों से इंटरव्यू ले लिया। कुल मिला के आपने अपने कन्वीनियंस को देखा, भाई मुझे जो आसान पड़ रहा था मैंने वो कर लिया मैम। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? सिंपल भाषा में बोलो तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग हम इसको बोलते हैं। ये कैसी है? ये नॉन रैंडम है। कैसी है? नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। समझ में आया? बट आप ये देखो इससे कितना फायदा हुआ, टाइम बच गया, पैसा बच गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। मूवी देखने गए थे, बन गए रिव्यू क्रिटिक्स, हो गया आपका धंधा शुरू। अब जाओ बढ़िया राजीव मसंद को पीछे छोड़ो। समझ गए ना? इसका मतलब ये नहीं है कि गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी देखने निकल गए कल सभी लोग। बोले मैम एग्जाम तो होता रहेगा दुनिया में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले मूवी देखे आते हैं। सैम्पलिंग से याद आया, है ना? पर वैसे ऐसा भी नहीं है, देख सकते हो, इतना भी कुछ नहीं है ना। ऐसे जबरदस्ती पागलों की जैसे 24-24 घंटे तो पढ़ने वाले है नहीं हम। आराम से जाके मूवी देखे आया करो, कोई दिक्कत नहीं। बस मेरा नाम मत लेना कि मैंने आइडिया दिया था।
तो कुल मिला के मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सैम्पलिंग जो है वो दो मेजर प्रकार से कैसे डिवाइडेड है, और फिर हम लोगों ने सैंपल का साइज डिसाइड करना है, कितने लोग लेने हैं सैंपल के अंदर, वो इंपॉर्टेंट क्यों है, नहीं तो मैम सैंपल का एरर आ सकता है, और फिर फाइनली डेटा उनसे कलेक्ट करना है, डेटा कलेक्ट करके डेटा को जनरलाइज करना है ना। फिर रेस्पॉन्स को एसेस करना है भाई कि जो रेस्पॉन्स आया है वो कैसा आया है, क्या उसमें किसी प्रकार की बायसनेस तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। तो ये सारे टाइप ऑफ सैम्पलिंग अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, बस ऐसे याद रखना जैसे मैंने एग्जाम्पल से समझाया है। फिलहाल अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, तो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट ये एक वर्ड था जो आप सभी लोगों के 2023 के पेपर में सुना गया। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, देखो सैम्पलिंग इज नोन एज विद रिप्लेसमेंट अगर आप लोगों का जो यूनिट आपने सिलेक्ट किया था उसे आपने रिप्लेस कर दिया बिफोर ड्रॉइंग द नेक्स्ट यूनिट। समझ रहे हैं, यानी कि आपने एक यूनिट को सिलेक्ट किया, सही है ना। इफ अ यूनिट इज सिलेक्टेड मोर देन वन टाइम इन अ पॉसिबल सैंपल, तब हम उसे क्या बोलते हैं, आप लोगों का सैंपल विद रिप्लेसमेंट। अब लोग बात आ जाती है कि भैया ये जो सैंपलिंग है ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक एक करके हम अब इनके एग्जाम्पल के साथ में बात करते हैं। देखो अभी अभी आप लोगों को मैंने बोला 2023 के अंदर आप सभी लोगों से क्या पूछा गया था ये सवाल मैम, कि जो आप सभी लोगों का सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है, इसका मतलब क्या है, जब आप लोगों का एक सैंपल बार बार यूज हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो क्या था, आपके पास में 5 को आपने सैंपल में लिया, ठीक है ना, फिर आप सभी लोगों ने 7 को लिया, फिर आप सभी लोगों ने क्या किया 10 को लिया, फिर आप सभी लोगों ने क्या किया 5 को दोबारा से ले लिया। इस केस के अंदर 5 को दोबारा से ले लिया। जब आप सभी लोग आपकी पहले से ली हुई सैंपल में दोबारा से उसी सैंपल को काउंट कर लो, ले लो, तब हम उसे क्या बोलते हैं, सैंपल या सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट 2 टाइम्स। अरे बहुत बढ़िया भाई, ठीक है जी, आ जाए। अब एक होता है मैम, ये तो हो गया सैंपल विद रिप्लेसमेंट, तो हो सकता है इस साल आप लोगों से पूछ ले सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कोई भी यूनिट जो कि आप लोगों की रिप्लेस नहीं की गई है। डायग्राम से समझाओ, देखो यहाँ पर आपने 5 को लिया, फिर दोबारा आपने 5 को लिया, 7 को लिया, फिर आपने 10 को लिया। इस बार आपने 5 को दोबारा नहीं लिया क्योंकि यहां से 5 हट चुका है। अब आपने जिसे पहली बार अपनी सैंपल में लिख दिया है, आपने उसे अपनी पॉपुलेशन से हटा दिया है, तो दोबारा चूज करने का मतलब ही नहीं है। इस टाइप के सैम्पलिंग को हम कहते हैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अब आप मुझे खुद सोच के बताओ, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है और एक सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है, दोनों में से बेहतर कौन सा होगा, आप खुद सोच के बताना, लाइव चैट में लिख दो खुद ही से। और फिर हम आ जाएंगे हमारे आज के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। आ जाओ, इस पर आ जाते हैं अब, सही है ना, समझ में आ गया ना। अरे भाई विद रिप्लेसमेंट, ली हुई सैंपल को दोबारा से ले लिया पॉपुलेशन में से, विदाउट कि ली हुई पॉपुलेशन को डिस्कार्ड कर दिया पॉपुलेशन में से, सो दैट वो कभी दोबारा आएगी ही नहीं। बिल्कुल विदाउट वाली ज्यादा अच्छी होगी, विदाउट वाली ज्यादा अच्छी होगी, एरर के चांस नहीं होंगे। अच्छा ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, चलिए कमेंट सेक्शन में, अभी नहीं, आराम से सोच के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे देना। अगर आप सभी लोगों ने जिससे एक बार डेटा कलेक्ट कर लिया है, जिस सैंपल से आपने डेटा कलेक्ट कर लिया है, जब आप दोबारा उनसे डेटा कलेक्ट करने जाएंगे तो आपके पास में एक टाइप का एरर आ सकता है, कलेक्शन और बेसिकली इवैल्यूएशन ऑफ द डेटा फ्रॉम द सेम सैंपल दैट यू हैव ऑलरेडी इवैल्यूएटेड डेटा फ्रॉम कैन कॉज विच टाइप ऑफ एरर, सोच के बताइएगा। ठीक है, चलिए अब सैम्पलिंग के टाइप्स। प्रोबेबिलिस्टिक मैम, जिसके पास में हर पॉपुलेशन के मेंबर के पास में इक्वल एंड बराबर चांस है हमारी सैंपल में आने का, प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। जिसमें पॉपुलेशन के सभी मेंबर्स के पास में इक्वल चांस नहीं है आपके सैंपल में आने का, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक। प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग के आप लोगों के मेजर 4 टाइप हैं, सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर और सिस्टमैटिक। और आप सभी लोगों का एक होता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ठीक है ना, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग।
सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मैंने आपको बताया। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एक ऐसे टाइप का सैम्पलिंग है जो कि फिश बाउल सैम्पलिंग भी कहलाता है, जिसके अंदर मैम वही बेसिक सी चीज, पॉपुलेशन के हर एक मेंबर के पास में सेम प्रोबेबिलिटी है आपके सैंपल में चूज होने के, ठीक है। जो इसकी डेफिनेशन होती है वो इसी की डेफिनेशन होती है। देन आता है आपके पास में एक स्ट्रैटिफाइड और एक क्लस्टर सैम्पलिंग। दोनों को हमेशा साथ में क्यों पढ़ाते हैं, ये रामश्याम वाला केस है इनका। देखो सीन ऐसा है, क्लस्टर का मतलब होता है नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स। क्लस्टर का क्या मतलब होता है, नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोग यूजीसी नेट क्लस्टर हो। यूजीसी नेट क्लस्टर क्यों हो, क्योंकि आप सभी बच्चे यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, समझ गए। किसी भी एक पर्टिकुलर देश के अंदर रहने वाले सभी के सभी लोग क्लस्टर हैं। जैसे हम इंडियंस हैं, हम क्लस्टर हैं। नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स को हम कहते हैं क्लस्टर। हो सकता है ज्योग्राफिकली हो सकता है एज वाइज हो सकता है क्लास वाइज हो सकता है बैच वाइज हो सकता है जेंडर वाइज हो। दुनिया के सभी मेल्स एक क्लस्टर है, नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स है, ठीक है। ये आपने नहीं बनाया ग्रुप, ये तो बना बनाया ग्रुप है मैम। अब आप सभी लोग सभी के सभी रिसर्च एप्टीट्यूड इस क्लास में पढ़ रहे हो, तो आप सभी लोग रिसर्च एप्टीट्यूड स्टडिंग ग्रुप हो, एक क्लस्टर हो, जो सभी लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं। तो नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स को कहते हैं क्लस्टर। जब आप सभी लोग अपनी नेचुरली अकरिंग इस ग्रुप को देखो और इनमें से किसी भी एक पूरे के पूरे ग्रुप को आपका सैंपल बना दो, तब हम उसे क्या कहते हैं, तब हम उसे कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। क्या कहते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग, सही। देन आपके पास में आता है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। बिल्कुल क्लस्टर के जैसा ही है, डिफरेंस ये है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग के अंदर हम खुद ये ग्रुप बनाते हैं, और इस ग्रुप को हम बना रहे हैं तो बेसिकली उतना बड़ा नहीं बनाते हैं, छोटा बनाते हैं। हम एक स्ट्रैटा बनाते हैं। स्ट्रैटा का मतलब होता है सब ग्रुप, एक छोटा ग्रुप बनाना। ये हमने बनाया है, ठीक है। ये नेचुरली अकर नहीं कर रहा था, ये हमने बनाया है। याद रखेंगे स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग बायसनेस के बिहाफ में नहीं हो रही, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक नहीं है तो प्रोबेबिलिस्टिक ही, बट यहां पर हम सब ग्रुप्स को कंसिडर करते हैं, समझ रहे हैं, सब ग्रुप्स को हम कंसिडर करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। इमेजिन करिएगा कि यहाँ पर मैंने आप सभी लोगों को बोला कि हमारी ये क्लास थी, अब आप इस क्लास के बिहेवियर को स्टडी करना चाहते थे, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास से सैंपल चूज करोगे, और ये जो सैंपल है ये क्या करेगा, ये एक साइकोलॉजिस्ट देखेगा और बताएगा कि इस क्लास के अंदर कैसे बच्चे हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस क्लास के अंदर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बड़े हंसमुख होंगे मैम, कुछ ऐसे बच्चे होंगे ना जो बड़े हंसमुख होंगे मैम, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो एकदम ही शांति की मूर्ति होंगे मैम, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत ही ज्यादा उदास होंगे। कुल मिला के यहां पर मैंने क्या बनाया है, ये बच्चे बनाए हैं जी। कोई दिक्कत नहीं, दो चारों का मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, दिल पे ना लीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है मेरी ड्राइंग थोड़ी MF हुसैन टाइप्स। मैंने क्या बोला, मेरे पास में एक क्लास थी, क्लास में कुछ बच्चे होंगे मैम जो थोड़े हंसमुख होंगे, कुछ बच्चे होंगे थोड़े नाराज टाइप को होंगे, कुछ बच्चे उदासी में चल रहे होंगे, पीछे बैकग्राउंड में एकदम सैड सॉन्ग चला के सुन रहे होंगे, है ना। अब आप क्या कर रहे हो, आप इस पूरे के पूरे पॉपुलेशन में से खुद के ग्रुप्स बनाओगे। एक ग्रुप में आप सारे के सारे आप क्या बनाओगे, खुद के ग्रुप बनाओगे। जैसे कि एक ग्रुप में आप सभी लोग ऐसे लोगे जो सारे के सारे हंसमुख हैं, ठीक है, सारे के सारे ऐसे लोग ले लोगे, ये आपका एक स्ट्रैटा हो गया। फिर आपने एक स्ट्रैटा बनाया जिसके अंदर सारे के सारे नॉट सो हंसने वाले लोग होंगे, है ना, होते ना थोड़े एकदम स्ट्रिक्ट टाइप के, स्ट्रिक्ट, कुछ ऐसे लोग जो उदास वाले हैं, उदास वाले सारे लोगों को आपने एक ग्रुप में ले लिया। आपने क्या किया, आपकी ये जो पूरी की पूरी क्या थी, क्लास थी, इन क्लासेस को आपने अलग अलग सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। एक लाइन में सारे ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जो हंसमुख थे, एक में सारे ऐसे को खड़ा कर दिया जो नॉट सो हंसमुख थे, एक में ऐसे को खड़ा कर दिया जो बिल्कुल ही दुखी थे, एकदम ही सैड सॉन्ग सुन के आ रहे थे मैडम। अब क्या किया आपने, अब आपने हर एक स्ट्रैटा में से एक बंदे को चूज कर लिया, हर एक
बंदे को चूज कर लिया। अब बताओ बन गई कि नहीं बन गई आपकी परफेक्ट सैंपल? बोलो, अरे बन गई कि नहीं बन गई आपकी सैंपल? तो ये जो मैंने आपके सामने करके दिखाया इसे हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। आपकी कंप्लीट पॉपुलेशन को हम सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ये सब ग्रुप्स सिमिलर होते हैं, सिमिलर है ना, दोनों ही है। एक देवदास का गाना सुन रहा है तो दूसरा भी देवदास का ही गाना सुन रहा होगा, सेम पिंच, ठीक है। एक कबीर सिंह तो दूसरा भी कबीर सिंह, ठीक है। एक ये क्या है, ये बैठा है एकदम चुपचाप तो ये भी चुपचाप ही बैठा होगा। ये हंस रहा है तो ये भी हंस ही रहा होगा, समझ रहे हैं। इन्होंने देखी कॉमेडी पिक्चर, इन्होंने देखी हॉरर मूवी, चुपचाप बैठे हैं, एकदम सन्नाटा हो गया है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है इनके जीवन में। और इन्होंने कौन सी देखी, देख ली होगी कोई सैड मूवी, मुझे याद नहीं आ रही अभी, बहुत सारी सैड मूवीज होती है, मैं देखती नहीं इसलिए मेरे को याद नहीं है। कुल मिला के बात ऐसी है, आपने सिमिलर सब ग्रुप्स में डेटा को डिवाइड किया, पॉपुलेशन को डिवाइड किया और हर सब ग्रुप में से फिर आपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लिए। कर दिया? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, आप अलग कर सकते हो। तो ये जो मैंने आपके सामने करी ये क्या है, ये आप लोगों के लिए है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। अच्छा मुझे एक बात बताना, यहां पर सभी अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो ये जो आपकी पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन थी ना, पॉपुलेशन ऑफ क्लास, सही है। ये जो पॉपुलेशन है इसमें सभी लोग अलग अलग प्रकार के हैं, डिफरेंट है, हम इसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस। क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। यहां पर जो आपका पॉपुलेशन होता है वो कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वो भी कौन सा वाला, टैटू वाला, टैटू वाला, बड़े वाला। 2019 से ये क्वेश्चन लगातार किसी ना किसी फॉर्म में रिपीट हो रहा है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस टाइप ऑफ सैम्पलिंग अगर मैं बोलूं क्वेश्चन वाइज, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर और स्नोबॉल, ये तीनों तो ऐसी टैटू करवाई है ना एनटीए ने, हर बार कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन पूछता है। पॉपुलेशन ऑफ population in stratified sampling is heterogeneous. Why hetero? hetero का मतलब अलग अलग प्रकार के होना, अलग अलग प्रकार के हैं, देख लो, एक हंस रहा है, एक नहीं हंस रहा है, एक रो रहा है, ये लोग रुला भी देते हैं, आप बोलोगे तो ये लोग। आपके मार्क्स लाने के लिए, जेआरएफ लाने के लिए मैं पूरी बता रही हूँ एमएफ हुसैन बन जाऊंगी, बस तुम समझ लो और याद रखो एग्जाम में जब आए क्वेश्चन तो शक्ल याद आना चाहिए मैम की और मेरी और इसकी, कि हाँ ऐसे पढ़ा था। इसमें भी रुलाओ फिर इसको। बोलो आप, समझ में आ गया? अरे कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं, मैं कहीं नहीं, मैं भाग के जा रही हूँ क्या, माइक निकाल के भाग के जा रही हूँ, यही हूँ। पहले स्ट्रैटिफाइड समझ लो, फिर क्लस्टर भी समझाएंगे, ऐसे ही समझाएंगे। जो समझा रही हूँ उस वक्त उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही, यही हूँ, बहुत समय है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? मेरे साथ है सभी लोग? अच्छा मुझे एक बात बताओ मैम, ये हेट्रोजीनियस है, यानी पॉपुलेशन कैसी है, हेट्रोजीनियस है। अच्छा एक बात मुझे बताओ मैम, ये जो आप लोगों ने स्ट्रैटा बनाए हैं, ये स्ट्रैटा बोल दूं इनको, सब ग्रुप्स को, ये जो स्ट्रैटा है, इन स्ट्रैटा के अंदर कैसे लोग हैं, सिमिलर लोग हैं। तो ये कैसे है, स्ट्रैटा, और स्ट्रैटा कैसा है, होमोजीनियस। क्यों, सेम है ना, दोनों रो रहे हैं, दोनों कुछ नहीं कर रहे हैं, दोनों हंस रहे हैं, सेम लोग विद इन ग्रुप। वेरी गुड, है ना। अनीमिक जो भी हैं, है ना, आई एम रियली सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली, बट बिल्कुल सही समझ गए। अगर ये स्ट्रैटिफाइड है तो क्लस्टर अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपका मैम क्लस्टर है वो है नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स, नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली है, दिल्ली में रहने वाले सभी लोग दिल्लीइट, समझ रहे हो। गुजरात है, गुजरात में रहने वाले सभी लोग गुजराती। अब गुजरात के अंदर
पपुलू सिंह नाम का एक आदमी रहता है, वो भी क्या है, वो भी गुजराती ही कहलाएगा। है वो सिंह, सरदार जी है, पर फिर भी वो क्या कहलाएगा, गुजराती ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैम आप उसको एक क्लस्टर में देख रहे हो, बाहर से देख रहे हो। सारे के सारे गुजरात में रहने वाले लोग हमारे लिए गुजराती हैं, सारे के सारे लोग जो पंजाब में रहते हैं पंजाबी है। ज्योग्राफिकल एरिया वाइज मैंने क्या कर रखे हैं, क्लस्टर बना रखे हैं। हमारे पूरे देश को बाहर की दुनिया कैसे बोलती होगी, कहीं भी आप दुनिया में चले जाओ, आपका पासपोर्ट देख के बोलेंगे अच्छा यू आर इंडियन। क्या बोलेंगे, यू आर इंडियन। हमारा जो क्लस्टर है बाहर से वो क्या है, हमारे देश, दैट इज इंडियन। उसके बाद हमारा स्टेट। सभी के सभी लोग जो कि एक ही क्लस्टर में आते हैं वो कैसे होते होंगे, सोच के देखना। एक ही क्लस्टर में आ रहे हैं तो कैसे होते होंगे। अब हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे क्लस्टर को ही उठा लेते हैं मैम, क्योंकि इस क्लस्टर में सारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर विद इन ग्रुप है ना, विद इन ग्रुप क्या है, होमो ना हेट्रोजिनिटी। और जो पॉपुलेशन है वो कैसी हो गई होगी, होमोजीनियस। अरे सभी को स्टेट वाइज डिवाइड किया है ना, तो ये किसका क्लस्टर है, स्टेट का। सारे के सारे स्टेट है, हाँ सारे के सारे स्टेट है, यानी कि पॉपुलेशन कैसी है, होमोजीनियस। आपका ग्रुप के अंदर लोग कैसे हैं, हेट्रोजीनियस। अगर ये समझ में आ गया तो चलिए मैं अभी आप लोगों को डिफरेंस भी बता देती हूँ। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, सिंपल रैंडम, फिर मैंने आपको बताया स्ट्रैटा, फिर मैंने आप लोगों को बताया क्लस्टर। उसी तरीके से एक और होता है जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब एक फॉर्मूला सेट कर देना। जैसे मैं हर 10वें बंदे को पॉपुलेशन में से पिक करके मेरी सैंपल में डालूंगी, है ना, या मैं हर 12वें बंदे को उठाऊंगी, हर 13वें बंदे को उठाऊंगी, मैं हर 20वें बंदे को उठाऊंगी, पर मैं हर बार 20वें बंदे को ही उठाऊंगी। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। मैंने एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया है, इस फॉर्मूले को ही हम फॉलो करेंगे मैम अपनी सैंपल को चूज करने के लिए। इसे हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो चलो एक बार जल्दी से सारी प्रोबेबिलिस्टिक पढ़ लेते हैं। तो प्रोबेबिलिस्टिक और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है और ये लिख भी दिया है इस पीडीएफ में, आराम से बाय करो और पढ़ लो। प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं मैम, सारे के सारे पॉपुलेशन मेंबर के पास में इक्वल चांस है। अगर मेरे पास 1000 लोग हैं तो सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है सैंपल में आने की, 1/1000, सबकी इक्वल है। ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आपने क्या किया, आपने रैंडमली पिक किया लोगों को। ठीक है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में आपने क्या किया, देखो ग्रीन वाले सारे ऐसे, सारे ऐसे, सारे ऐसे, सारे ऐसे, और फिर हर सब ग्रुप में से, हर स्ट्रैटा में से एक बंदे को चूज कर लिया। आपने सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या किया, आपने बोला कि मैं हर बंदे को नंबर फिक्स अलॉट कर देती हूँ कि मैं ऐसे ही पिक करने वाली हूँ, फॉर्मूला सेट कर दिया। क्लस्टर सैम्पलिंग में मैंने क्या किया, ये देखो ये ग्रुप दिख रहा है ना, ये क्लस्टर है, ये क्लस्टर है, और क्लस्टर में कैसे लोग हैं, क्लस्टर के बंदे कैसे हैं, हेट्रोजीनियस है, अलग अलग है। पूरा का पूरा क्लस्टर एज अ होल हम उठा लेंगे, हमारी सैंपल तैयार। हाँ बिल्कुल, फैमिली भी एक क्लस्टर है, वेरी गुड। कौन है, शालू जी, बिल्कुल सही बच्चे। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टाइम और रिसोर्स दोनों के दोनों ये बचा सकता है। क्यों, एकदम लॉटरी वाला मेथड है मैम, लॉटरी चलाओ तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है जी। स्टेप क्या है, सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ, सीक्वेंशियल नंबर दे दो सभी को, रैंडम जनरेटर आप लोगों के पास में एक फंक्शन होगा, बस उससे आप चूज करते जाओ अकॉर्डिंग टू योर सैंपल साइज। सिंपल सी कहानी है, बिल्कुल ही आसान। फिशबॉल सैम्पलिंग लॉटरी मेथड जिसको हम कहते हैं, एकदम ही नॉर्मल तरीका। देन आपके पास में आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। रिसर्चर जो पूरी पॉपुलेशन है आपको पता है, उसमें एक नेचुरल अकरिंग ग्रुप आप लोगों के हैं जिनको रिकग्नाइज कर लेता है, जिनको हम क्लस्टर्स बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका पीडीएफ बाय करने के लिए आपको एप्लीकेशन पे जाना होगा, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है, वहां पर आप जा सकते हैं।
देखो जब हम लोग क्लस्टर सैम्पलिंग को मल्टीपल स्टेजेस में लगा दे तो उसे हम लोग मल्टी स्टेज बोलते हैं, ठीक है, मल्टी स्टेज उसी को हम लोग बोलते हैं। देन सभी लोगों को अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हमारे पास में जो क्लस्टर सैम्पलिंग है वो एक बहुत ही प्रिलॉन्ग्ड प्रोसीजर होता है, ठीक है ना। हमारे पास मान लीजिए बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उस बहुत बड़ी पॉपुलेशन के अंदर क्लस्टर सैम्पलिंग लगाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो हम मल्टीपल स्टेजेस के अंदर क्या लगा लेते हैं, क्लस्टर लगा लेते हैं। हाँ, स्ट्रेटा का पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होगा, बिल्कुल सही, वही पढ़ाया है, ठीक है जी। आगे चले, आगे अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो सिनेरियो क्या किया, आप सभी लोगों ने यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लिया अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू कंट्रीज। मैंने यहाँ पे क्या किया था आपको बताया, एक कंट्री, ठीक है ना, उसके अंदर से फिर आप लोगों ने सेगमेंट्स बना दिए। सेगमेंट्स मतलब फिर आप लोगों ने थोड़ा, ये नेचुरली अकरिंग ग्रुप है, नेचुरली अकरिंग ग्रुप से आप लोगों ने फिर ये घर बना लिए, घर में से लोगों को जो आप लोगों को पिक करना है, पिक करने के बाद में फाइनली आप लोगों ने इंडिविजुअल्स पिक कर लिए। अब एक घर में सभी टाइप के लोग हैं, जो कि अभी एग्जाम्पल के तौर पे बताया ना, आपको कमेंट में भी लिखकर दिखाया किसी ने, ये जो फैमिली है इसमें सभी लोग अलग अलग प्रकार के हैं, तो आप इन सभी फैमिली मेंबर्स को पूरे के पूरे एक सैंपल के अंदर ले सकते हो। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं, आपके होमोजीनियस सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर देते हैं। होमोजीनियस अभी ये बताया था आप लोगों को, सारे सिमिलर लोगों को हम एक अलग सब ग्रुप में बना देते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटा, और फिर उसमें से एक एक बंदे को पिक करके हमारी बकायदा पूरी की पूरी सैंपल तैयार कर लेते हैं। इसकी वजह से जनरलाइजेबिलिटी आपकी बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है और बायसनेस रिमूव करने का हमें चांस मिलता है, जैसे कि मैंने अभी आपको ये ड्रॉ भी करके दिखाया था। सही, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे इसमें की डिफरेंसेस लिखे हैं आप लोगों के स्ट्रैटिफाइड के और क्लस्टर के। इंपॉर्टेंट वाला पढ़ो, मैंने क्या बोला, किसके अंदर इंडिविजुअली पिक कर करके सैंपल में चीजें डालती हूं, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में। स्ट्रैटिफाइड सैंपल इंडिविजुअली, देख लो, ठीक है ना, कंफर्म करवा रही हूं, जो समझाया सही समझाया, बढ़िया रट्टा मार के आई थी, ठीक है। क्लस्टर सैंपलिंग की बात करूं तो कैसे पॉपुलेशन बनाई जाती है, मैम पूरे के पूरे क्लस्टर को कलेक्टिवली उठा लो, एक बारी में उठा लो, किडनैप कराओ, सुपारी दो इनकी सबकी। आगे देखो, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग जो आप लोगों की होमोजेनिटी होती है वो किस में होती है, विद इन ग्रुप्स, लिखा था अभी, थोड़ा पीछे करके देख लेना, बैक करके देख लेना, यही लिखा था। यहां पर किसके बीच में होती है, बिटवीन ग्रुप्स, बिटवीन ग्रुप्स, डेलीइट्स, गुजरातीज, है ना। कैसे मैम, वो दिल्ली में रहने वाले सभी लोग, यानी कि वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा क्लस्टर भी एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बाहर से देखने पे तो स्टेट स्टेट होमोजीनियस है, उनके अंदर क्या है, हेट्रोजेनिटी है, मतलब कि हो हेट्रोजेनिटी किसकी है, ये पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है, जो आप लोगों के बिटवीन ग्रुप्स है उनके बीच में कैसे लोग हैं, हेट्रोजीनियस है, एक अलग है एक अलग है। अंदर सभी सिमिलर लोग होंगे उस स्ट्रैटा के, बट एक स्ट्रैटा दूसरे स्ट्रैटा से बिल्कुल अलग है, ड्रॉ किया था अभी। और यहाँ क्या है, हेट्रोजेनिटी विद इन ग्रुप है, क्लस्टर के अंदर ही कैसे लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। हाँ सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तीन पॉइंट्स, ये इनको बहुत ज्यादा जरूरी याद रखना है ना। नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स किस में होते हैं, क्लस्टर में। इम्पोज्ड रिसर्चर, कौन इम्पोज्ड बाय रिसर्चर, आपका स्ट्रैटिफाइड, सही है। अगर मुझे पैसा बचाना है तो मैं कौन से टाइप की सैम्पलिंग लगा दूंगी, क्लस्टर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट अगर मेरे को एकदम प्रीसाइज्ड डेटा चाहिए तो मैं किसके बीच में जाऊंगी, भैया स्ट्रैटा के बीच में चले जाएंगे आप। स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग अगर क्लियर है तो हम लोग हमारे नेक्स्ट टाइप की सैम्पलिंग पे आ जाते हैं, जो कि है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में मैंने जैसा बोला, एक फॉर्मूला हम लोग सेट कर देते हैं, हम लोग एक फॉर्मूला सेट कर देते हैं कि मैं हर 10वें बंदे को पिक करूंगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। अच्छा एक बात बताओ, जो आप लोगों का प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग है, कितना अच्छा लग रहा है, पर क्या सारे अच्छी बातें होती है इसमें, नहीं, इतनी भी अच्छी नहीं होती है, दो चार खराब बातें भी होती है इसके पास में। सबसे पहले तो ये क्या है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना। पॉपुलेशन में सभी लोगों को इक्वल चांस देना ये थोड़ा डिफिकल्ट है ना, थोड़ा टाइम टेकिंग, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो आप लोगों की इंटरनल वैलिडिटी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती,
इतनी स्ट्रांग नहीं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन से आप रैंडमली पिक कर रहे हो। इंटरनल वैलिडिटी का क्या मतलब होता है कि जो आप सभी लोगों का मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसी की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर रिजल्ट्स दिख रहे हैं। पर अगर अब आप लोगों की जो पॉपुलेशन है, या बेसिकली आप पॉपुलेशन में से रैंडमली पिक कर रहे हो, तो कैसे आप लोग मेजर करोगे, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसीलिए इंटरनल वैलिडिटी यहां पर थोड़े कम होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये आप लोगों का सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बता ही दिया मैंने। आपने चूज कर लिया था कि इवन नंबर पे जो जो है मैं उनको पिक कर लूं। आगे चले, आगे हम सभी लोगों को ये तो हो ही गया आप सभी लोगों का कि मैम जब आपके पास में एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से जो आप सैंपल चूज कर रहे हो वो रिसर्चर अपनी मर्जी से चूज कर रहा है। रिसर्चर अपना बायसनेस लगा के, ताकि उसका टाइम बचे, उसका पैसा बचे, और वो अपने कन्वीनियंटली तरीके से, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैंपल को पिक करे जिनसे वो डेटा कलेक्ट करेगा। तब उस टाइप की सैंपलिंग को हम नॉन रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं। नॉन रैंडम सैंपलिंग जो होती है आप लोगों के लिए, वो कैसी होती है? जब आपके पार्टिसिपेंट्स के पास में या पॉपुलेशन के पास में इक्वल चांस नहीं होता, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती सैंपल में ड्रॉ होने की। दिस इज कॉल्ड एज नॉन प्रोबेबिलिस्टिक और नॉन रैंडम सैंपलिंग। सही है। अब अगर मुझे एक बात बताओ कि नॉन रैंडम, ये क्वेश्चन मैं आपको लिखित में दे दूं, कोई भी रिसर्च एप्टीट्यूड जो बच्चा पढ़ता हो ना, उससे पूछिएगा, जरूर उनको यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। मैं आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल पूछने वाली हूँ, मैं देखती हूँ कितने लोग हैं जो इसका आंसर कर सकते हैं। आप सभी लोग मुझे लाइव चैट पे नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर लिख के देना। अगर आप सभी लोगों ने ध्यान से देखिएगा कि आपकी जो टाइप ऑफ सैंपलिंग जो है वो आपने आपके रिसर्च में नॉन रैंडम यूज करी है, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक यूज करी है, तो विच टाइप of error is more likely to happen? टाइप 1 या फिर टाइप 2? ठीक है ना, ये सेकेंड ऑप्शन आप लोगों का, ये फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर मैंने नॉन रैंडम सैंपलिंग यूज करी है तो कौन से टाइप के एरर आने के चांसेस ज्यादा हैं? कौन से टाइप के एरर आने के चांसेस ज्यादा हैं? टाइप 1 या फिर टाइप 2? आराम से सोचिएगा और आंसर दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, है ना। कल मैं आप लोगों को इसका आंसर जरूर दे दूंगी। ठीक है जी। तो अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम बात कर रहे हैं आपके नॉन रैंडम सैंपलिंग की। नॉन रैंडम सैंपलिंग का पूरा ध्यान किसकी तरफ होता है कि भाई रिसर्चर किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करता है, यानी सारा का सारा दारोमदार किसके ऊपर है? रिसर्चर की एक्सपर्टी के ऊपर है। अब रिसर्चर जो है वो यहाँ पर 4 तरीके से टोटल सैंपलिंग कर सकता है, और भी हो सकती है, पर हम अभी बेसिक 4 टाइप के पढ़ रहे हैं, जैसे कि कन्वीनियंस सैंपलिंग, पर्पसेस सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग एंड कोटा सैंपलिंग। ये 4 तरीके की आप लोगों की सैंपलिंग होने वाली है। ठीक है जी। अब देखो सीन ऐसा है, कन्वीनियंट सैंपलिंग का मतलब ये होता है कि हम हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जब काम करने लगे, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग काम करने लगे से मेरा मतलब ये है कि रिसर्चर को जो सबसे अपने पास में सैंपल दिखा, जो बहुत ही कन्वीनियंटली वो क्या कर सकता है, जिनसे डेटा कलेक्ट कर सकता है, बिल्कुल उसके सामने ही सैंपल हो। आप ये सोचो कि 4 लोग खड़े थे, उसी को अपना सैंपल वो बना ले, तब उसे हम क्या कहते हैं? कन्वीनियंट सैंपलिंग बोलते हैं। कन्वीनियंट इन टाइम, कन्वीनियंट इन मनी, कन्वीनियंट इन रिसोर्सेज, जिससे उसको पता है कि जल्द से जल्द मुझे डेटा मिल जाएगा। इसमें मैं कौन सा एग्जाम्पल बोल सकती हूँ? क्या मैं इसके अंदर मूवी वाला एग्जाम्पल बोल सकती हूँ? कल याद दिलाया था मैंने आपको कि राजीव मसंद बनने का मन किया, हम लोग निकले, है ना, और निकल के हम लोगों ने बढ़िया तरीके से क्या करने की कोशिश करी? हमने डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करी। टाइप 2 एरर जो भी बोल रहे हैं, थोड़ा सोच लो, थोड़ा सोच लो भाई। ठीक है, सोच समझ के आंसर दो, ऐसे नहीं। तो ये क्या है? आप लोगों का कन्वीनियंट सैंपलिंग है ना। मैं थिएटर से निकली बाहर और मैंने क्या किया, यहाँ पर आसपास जो है क्या करा, डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करी। ठीक है, जो मेरे पास में पॉसिबल थे लोग, बस मैंने उन्हीं से क्या करने की कोशिश कर ली, डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश कर ली। इसके अलावा एक होता है आप लोगों का पर्पसेस
सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग का मतलब होता है मुझे मेरा पर्पस क्लियर है, यानी रिसर्चर अपने अकॉर्डिंग जो उसके फायदेमंद वाली चीजें हैं उसने पर्पस डिसाइड कर लिया कि मुझे किन से डेटा कलेक्ट करना है, मुझे किससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मैं उन्हीं लोगों से जाके डायरेक्टली क्या करूंगा, बात करूंगा, उन्हीं को अपनी सैंपल में डालूंगा। अपने पर्पस के अकॉर्डिंग जब हम काम करने लगे तब हम उसे पर्पसिव सैम्पलिंग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक ये काम कर सकते हैं कि इमेजिन करिएगा कि किसी भी एक रिसर्चर है जिसको ये स्टडी करनी है कि जो आप लोगों का लेवल ऑफ डिप्रेशन है ना, लेवल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना इन्फ्लुएंस करता है आपकी स्टडी को। जैसे कि कोई एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर हम स्टूडेंट्स के बीच में ये स्टडी लगाना चाहते हैं कि लेवल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो कितना आपकी स्टडी में इन्फ्लुएंस करता है, आपके ग्रेड्स में कितना इन्फ्लुएंस करता है। तो अब यहाँ पर जो रिसर्चर है वो कौन सी सैंपल को पिक करेगा, जिनका पास्ट डेटा उनके पास में पहले से होगा कि यार ये दुखी आत्मा है, ये ज्यादा ही नेगेटिव बातें करता है, ये ज्यादा ही डिप्रेस्ड आदमी, उसको पहले से ही पता होगा, उसका पर्पस क्लियर है। वो सबके साथ में डेटा नहीं कलेक्ट करेगा, सबके साथ में नहीं उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा स्टूडेंट को कि अपनी सैंपल में आए, वो पिक कर लेगा जो जो उसको डिप्रेसिंग लग रहा है वो उनको चला के पिक कर लेगा और उन्हीं से बैठ के बातें करेगा या उन्हीं के रिजल्ट्स देखेगा। तब उसको क्या मिल गया है, डायरेक्टली क्या मिल गया है उसको, आपका सैंपल मिल गया भाई, जिससे उसका पर्पस हल हो रहा था, उसकी रिसर्च बहुत ही जल्दी यहाँ पर कन्वीनियंटली हो जाएगी। सही है। देन आता है आप लोगों का एक कोटा सैम्पलिंग। मुझे पता नहीं क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोटा सैम्पलिंग समझने में थोड़ी तकलीफ होती है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। कोटा को आप बिल्कुल वैसे ही समझिए जैसे कोटा सिस्टम हमारे एजुकेशन सिस्टम में चलता है, रिजर्वेशन सिस्टम में चलता है, बिल्कुल वैसे ही आप समझिए। जैसे कि आप सभी लोग को पता है ना, कोटा का मतलब क्या होता है, आपकी पूरी पॉपुलेशन में मान लो कि 100 लोग हैं, पूरी पॉपुलेशन में 100 लोग हैं और 50% मेल है और 50% फीमेल है, तो जो आपकी सैंपल होगी उसमें भी ये कोटा फिक्स होगा। अगर आपने 10 लोगों की सैंपल बनाई है तो उसमें से 5 लोग लड़की होंगे, 5 लोग लड़के होंगे। जो कोटा या जो परसेंटेज आपका पूरी की पूरी पॉपुलेशन में फॉलो किया जाता है, सेम वही चीज आपके सैंपल में भी फॉलो की जाती है। जैसे कि हम लोग अच्छे से जानते हैं, इमेजिन करिए जैसे हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो क्राइटेरिया फिक्स है ना, 51% अनरिजर्व्ड हो गए यानी जनरल कैटेगरी हो गए, फिर बचे हुए में जो आपके 49% है उसमें अलग अलग कैटेगरीज बनी है। तो मान लीजिए कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की सीट्स निकली, ठीक है ना, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आपको पता है ना 6% लोग सिलेक्ट होंगे, तो हर पेपर के लिए वो जो 6% लोग हो गए वो कौन से लोग हो गए मैम, उस 6% में 51% कौन से होंगे, जनरल होंगे, 49% कौन से होंगे, रिजर्व्ड होंगे। रिजर्व में भी अलग अलग है कि एसटी को इतना, एससी को इतना, ठीक है, ओबीसी को इतना, क्रीमी नॉन क्रीमी को इतना, ईडब्ल्यूएस को इतना, है ना, फिजिकली डिसेबल्ड को इतना। जो कोटा आपके रिजर्वेशन सिस्टम में फिक्स है वही चीज हर वैकेंसी में भी लगेगी। तो कोटा पहले से स्पेसिफाइड हो तब हम उसे क्या बोलते हैं, तब हम उसे बोलते हैं कोटा सैम्पलिंग। यानी पॉपुलेशन में जो कोटा यूज किया जा रहा है सेम वही कोटा आप लोगों का कहाँ यूज किया जाएगा, आपके सैंपल में। एंड देन आती है मेरी फेवरेट टाइप की सैम्पलिंग, जिसमें मैं आप लोगों को हमेशा सैलोमन भैया का एग्जाम्पल भी देती हूँ। जय हो मूवी आप सभी लोगों ने देखी है, जो कि एक साउथ की मूवी का कॉपी तो नहीं बोल सकते, इंस्पायर्ड वर्जन था, एज इट इज वाला। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ऐसा होता है मैम कि जो सलमान भैया है हमारे, वो सलमान भैया कहते हैं कि मैं 3 लोगों की मदद करूंगा, फिर वो 3 लोग और 3 लोगों की मदद करेंगे इंडिविजुअली, फिर वो और 3 लोगों की, फिर वो और 3 लोगों की, और ऐसे करते करते पूरी दुनिया एक दूसरे की हेल्प करेगी, ठीक है ना, डिस्कोर्स हम लोग बनाएंगे। बिल्कुल वैसे ही स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा क्या होती है, रेयर, बहुत ही ज्यादा रेयर पॉपुलेशन होती है। जब पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा रेयर होती है तो उस वजह से क्या होता है कि आपका जो रिसर्चर है वो अपने जान पहचान के लोगों को बोलता है भाई तू ही थोड़ी सैंपलिंग करवा दे, तू ही थोड़ा डेटा दे दे, और तेरी नजर में कोई तेरा जैसा हो ना तो तू उससे भी सैंपल कलेक्ट कर लाना। यानी कि आप लोगों की यहाँ पर कि मैंने 2 बंदों को चूज कर लिया, 2 बंदे और 2 बंदे अपने जैसे ढूंढ लाया, वो और अपने 2 जैसे बंदे ढूंढ लाए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत रेयर है ढूंढना, हमको मिल नहीं रही है उसकी पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना हमारा पहला सिस्टम था। यहाँ पर वो होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम हो ही नहीं पा रहा है, पॉपुलेशन बहुत ही रेयर है। तो हम क्या करेंगे, हम 2-4 अपनी जान पहचान के, ठीक है, फिर 2-4 वो अपनी जान पहचान के, फिर वो अपनी जान पहचान के, और ऐसे करके एक चेन हम लोग बना लेते हैं। इसमें मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को और दिया था, इसको हम लोग नेटवर्क सैम्पलिंग भी बोलते हैं और चेन सैम्पलिंग भी हम इसी को बोलते हैं, नेटवर्क या फिर चेन।
जैसे मैंने आपको इसके अंदर, आप लोगों को पता है ना, ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन में, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, गॉसिप, जिसको आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो गॉसिप जिसको हम लोग बोलते हैं, आप सभी लोगों को पता ही होगा। वैसे आप लोगों को तो नहीं पता होगा, आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हो, आप तो बिल्कुल गॉसिप नहीं करते हो, बहुत ही अच्छे आप बच्चे हो। बट कुछ लोग होते हैं, लेट देम बी एक्स, कुछ लोग होते हैं जिनको गॉसिप करने का बड़ा शौक होता है ना। अब वो क्या बोलते हैं कि यार मैं तेरे को ये बात बता रहा हूं, तू किसी को मत बताना। और आपको पता है कि जिसको आपने ये बात बताई है और ऐसे बोला है किसी को मत बताना, उसके लिए भी कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त तो होता है जो किसी को नहीं बताता, फिर वो भी किसी और को बताएगा और बोलेगा किसी को नहीं बताना, फिर वो जो बताया जिसको, वो और जाके तीसरे को बोलेगा किसी को मत बताना, फिर किसी को मत बताना, और ऐसे किसी को नहीं करते 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 हम बांग्लादेश बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने जो बात किसी को बताई थी और बोला था किसी को मत बताना, वो बात अब पूरे ब्रह्मांड में पहुंच चुकी है। हो सकता है कि बाकी आसपास की थोड़ी गैलेक्सीज तक भी पहुंच चुकी हो, यू नेवर नो, क्योंकि हम गए नहीं है ना कभी वहां, पर हो सकता है कि वहां तक भी पहुंच गई हो। अब आपने तो आखिरी वाले बंदे को बताया नहीं था, पर उसको कैसे पता? बांग्लादेश बॉर्डर पे जाके आपने देखा कि यार मेरी बात तो वहां तक पहुंच गई है, मेरी गॉसिप तो, पर मैंने तो बताई नहीं थी किसी को, पर पहुंच गई है। वो कैसे पहुंच गई है? वो नेटवर्क से पहुंच गई है। इनका नेटवर्क दुनिया में सबसे बढ़िया नेटवर्क होता है, इंटरनेट से भी बढ़िया नेटवर्क होता है। एक हमने पढ़ा था वैन, सही है। ये क्या है? ये मैं कह रही हूं दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। क्या है जी? दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क यही है। सही है, याद रखेंगे इस चीज को। तो बस यही चीज याद रखनी है कि स्नोबॉल सैंपलिंग आपकी वो गॉसिप वाली सैंपलिंग है मैम। हाँ, और ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं, अंकल आंटी नहीं, सब करते हैं, ठीक है ना। और जो ये लिख रहे हैं ना वो भी करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये आप लोगों की बेसिक 4 टाइप की सैंपलिंग होती है। अब याद रखेंगे जो आप लोगों का कन्वीनियंट सैंपलिंग है उसको हम लोग एक्सीडेंटल सैंपलिंग के नाम से भी जानते हैं। जो आपकी पर्पसिव सैंपलिंग है उसको हम लोग जजमेंटल सैंपलिंग के नाम से भी जानते हैं। जो हमारी स्नोबॉल सैंपलिंग है उसे हम लोग नेटवर्क सैंपलिंग या चेन सैंपलिंग के नाम से भी जानते हैं। और जो कोटा सैंपलिंग है उसे हम सिर्फ कोटा सैंपलिंग के नाम से ही जानते हैं। सही है? दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है तो फटाफट से थम्स अप हो जाएगा, ठीक है। अब चलो मैं इनके कुछ इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को बताती हूँ और इनके कुछ क्वेश्चंस आपको कराती हूँ कि एग्जाम में कैसे आते हैं। फिर वो टाइप 1 और टाइप 2 में से कौन सा एरर होगा वो भी मैं आपको वीडियो के एंड के अंदर बता दूंगी। तो कन्वीनियंट सैंपलिंग देखो कैसा, ये हमारा रिसर्चर भैया थे और रिसर्चर भैया ने क्या किया, जो इनकी रीच में था उन्हीं से क्या कर लिया, डेटा कलेक्ट कर लिया। भाई तू मेरे आसपास है, तेरे से डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ, कौन दूर जाए, कौन सैंपलिंग एरर का सोचे, काम ही खत्म। तो नॉन रैंडम सैंपलिंग के अंदर सैंपलिंग एरर आने के चांसेस ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है मैम, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है जी। तो आप लोगों की कन्वीनियंट सैंपलिंग जिसको हम एक्सीडेंटल सैंपलिंग भी बोलते हैं, यूजुअली ये आपके ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के थ्रू होती है। प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या होता है? डिस्टेंस को हम लोग प्रॉक्सिमिटी से मेजर करते हैं। याद हो तो कम्युनिकेशन के अंदर भी ये टर्म मैंने आपको पढ़ाई थी, कम्युनिकेशन का क्रैश कोर्स पढ़ाया था, आप लोगों को याद हो, उसको आप रिपीट करके देखना, मैंने उसमें ये बहुत सारी टर्म्स आपको सिखाई थी, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों का बात है। तो कुल मिला के बात ऐसी है, जो लोग मन से होते हैं ना, कुछ लोग मन से पार्टिसिपेट करने में बिलीव करते हैं। जैसे कि आप इमेजिन करो कि आपके पास में मास कम्युनिकेशन है, आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है कि मैम हमको तो रिपोर्टर बनना है। अब आप कोई रिपोर्ट को कवर करने किसी विलेज में पहुंच गए, किसी जगह पहुंच गए, है ना, एकदम बढ़िया जगह आप गए और वहां पर कोई इंसिडेंट हुआ था, कोई अर्थक्वेक कुछ आया था, मतलब कुछ तो बड़ा हुआ था। अब आप उस स्टोरी को कवर कर रहे हो। अब उस वक्त आप क्या करोगे, वहां पर जो वारदात के टाइम पर मौजूद लोग थे उनसे डेटा कलेक्ट करोगे, उनसे पूछोगे कि भाई साहब क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वहां जो आप लोगों को एकदम बढ़िया तुर्रम खां लोग मिलते हैं, जो पूरी थे भी नहीं, 3 गांव छोड़ के कहीं रहते थे, वो भी आएंगे और बिल्कुल बढ़िया कैमरे में आके एकदम बाल वाल सेट करके और फिर आपको स्टोरी सुनाएंगे वो, कि देखिए जी मौका वारदात पे मैं खड़ा था और मैं जब खड़ा था तो फिर वहां से बारिश आई, फिर ऐसे हवाएं चलने लगी, फिर अचानक से कुछ हलचल हुई। वो जो आपको पूरी रामायण सुनाएंगे, है ना, अपनी इच्छा से, अपनी एकदम स्व इच्छा से,
वो क्या करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को डेटा देने की कोशिश करेंगे। उस टाइप की सैम्पलिंग को हम क्या कहते हैं, उस टाइप की सैम्पलिंग को भी हम लोग कन्वीनियंट सैम्पलिंग या एक्सीडेंटल सैम्पलिंग कहते हैं। अब मैंने आपको ये एग्जाम्पल क्यों दिया टीवी रिपोर्ट वाला, इसलिए दिया कि आपको समझ में आए कि यहां पर गलत डेटा आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि आपको पता है ना कि वहां पर तो कैसी भी स्टोरीज बताई जाएगी। सही है, हाँ एकदम ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग, बिल्कुल सही। तो ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग में जीरो में से जीरो ही मिलते हैं। पर इसके फायदे क्या है, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग के फायदे क्या क्या है, देखो ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आप याद रखिएगा। सबसे अच्छे एडवांटेजेस, डेटा सबसे जल्दी मिल जाता है, फिर बहुत ही ज्यादा इनएक्सपेंसिव है। इनएक्सपेंसिव है भाई, हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जाओ एक कैमरा खरीदो, एक माइक खरीदो और खड़े हो जाओ, बन गई टीवी रिपोर्ट। क्योंकि लोगों को कैमरे के अंदर आने का बड़ा शौक होता है, आपको तो पता ही है ना। अगर आपको नहीं पता है तो आपके शहर में जो भी टूरिस्ट स्पॉट है वहां पे चले जाइए, लोगों को कोई मतलब नहीं है स्पॉट से, कोई भी नहीं, उनको बस उस स्पॉट पे जाके सेल्फी लेनी है। उस सेल्फी को वो जीवन में दोबारा देखेंगे भी या नहीं देखेंगे ये भी नहीं पता उनको, बस उनको लेनी है फोटो। क्यों? क्योंकि दूसरा भी ले रहा है। हमारे देश में आजकल ये बड़ा प्रचलन में चल रहा है कि बस हर जगह जाके फोटो लेनी है हमको। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का, ये बहुत ही ज्यादा इजी होता है करने में, बहुत ही ज्यादा इजी तो हो गया, कॉस्ट बड़ी लो है, बहुत ही एकदम ही मैम एकदम ही रेडीमेड सैंपल आप लोगों को मिलती है ना। ये मैगी मसाला है मैम, एकदम रेडी टू कुक, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ काटना नहीं, कुछ नहीं करना, पैकेट खोला बनाया और खा लिया, वो वाला सीन है। ठीक है, प्योर रूल्स होते हैं इसमें, कोई रूल्स वगैरह तो कुछ होते नहीं, क्योंकि विलिंगली पार्टिसिपेंट जो है वो आता है आपके पास में डेटा देने के लिए। ठीक है ना, तो आपको करना क्या होता है, मल्टीपल सैंपल्स आप लोगों को लेने होते हैं, रिपीट करना होता है सर्वे को, सो दैट आप लोगों को थॉरो रिजल्ट्स मिले, और उसके बाद में आपको क्रॉस वैलिडेशन करना होता है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है पर्पसिव। पर्पसिव का दूसरा नाम क्या है, फटाफट से लाइव चैट के अंदर लिखकर दिखा दो मुझे फटाफट से। पर्पसिव सैम्पलिंग जो होती है वो ऐसी सैम्पलिंग होती है क्योंकि हम लोगों को वो कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि वो हम लोगों को विशेषताएं मिल चुकी है उन पार्टिसिपेंट्स के अंदर जो हमारी रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारे रिजल्ट्स मैम बहुत बढ़िया आएंगे। हमको ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल चुकी है कुछ लोगों में, हम ऑन पर्पस चल रहे हैं। ठीक है ना, आप इसको ये भी बोल सकते हो कि इसने डिसाइड कर लिया है कि भाई मैंने तो जज कर लिया है कि ये लोग जो है मुझे सबसे करेक्ट डेटा देंगे, इसीलिए मैं इनके साथ में ही क्या करूंगा, रिसर्च को आगे लेके जाने वाला हूं। तो पर्पसिव सैम्पलिंग जो होती है ये यूजुअली हम कौन से तरीकों में यूज करते हैं, या तो देखो आपके पास में मिक्स्ड अप्रोच हो, मिक्स्ड मतलब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ, या फिर सबसे ज्यादा आपकी ये क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज की जाती है। ठीक है ना, नोट करके लिख लीजिएगा, FIQ एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है डायरेक्टली। नेक्स्ट अगर बात करूं तो जजमेंटल या पर्पसिव सैम्पलिंग जो होती है वो आपका कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पहले से पता है कि रिसर्चर एक सब्जेक्टिव वे में या एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ में काम कर रहा है, जो कि कुछ खास आपको मदद यहां नहीं देगा। ठीक है, देन अगर मैं बात करूं तो आपको पहले से ही पता है कि मुझे भैया किन के साथ में यहां पर बात करनी है ना, हमको पहले से ही पता है दुनिया की सबसे अच्छी चुगली कौन करता है ना, हमको इस पे रिसर्च करनी है। तो हम पहले से ही क्या कर लिए, पहले से डिसाइड कर लिए कि हम 4 तो आंटियों को बुलाएंगे और एक हम उन अंकल को बनाएंगे जो बीच पंचायत में बैठ के पंचायती करते हैं, गॉसिप करते हैं। तो हम पहले से डिसाइड कर लिए कि इनमें वो चुगली वाला कीड़ा है, इन्हीं से डेटा कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों के लिए आती है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग जैसे मैंने बोला कि जिस तरीके से आप सभी लोगों की पॉपुलेशन के अंदर ट्रेड्स फॉलो किए जा रहे हैं, सेम वही ट्रेड्स जो है वो आप लोगों के किस में होने चाहिए, आपके सैंपल में होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो पूरी पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन के अंदर जो आप लोगों के मेल्स हैं वो आप लोगों को पता चल गए कि भैया अबव 50 वाले कौन से हैं। जितने यहाँ पर अबव 50 वालों का परसेंटेज होगा, आप सभी लोगों के यहाँ पर भी क्या होगा, आपकी सैंपल में भी उतना ही होगा। यहाँ पर अगर 5 लोग हैं तो यहाँ पर भी 5 ही होंगे। यहाँ पर अगर 5% लोग हैं जो अबव 50 है तो यहाँ पर भी वही चीज आपकी फॉलो की जाएगी। ठीक है, कोटा सैम्पलिंग के कैरेक्टरिस्टिक पर भी बात करेंगे क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयरली पूछा जा चुका है। सबसे पहली बात तो आप लोगों के जो फाइनल सैंपल होते हैं उनकी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देने की ये कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि आप सोच के देखो ना, अगर आप ओवरऑल देखो तो 100 लोग थे पॉपुलेशन के अंदर, फॉर एग्जांपल 100 में से 50% मेल थे, 50% फीमेल थे। जब आप सैंपल बनाए हो 10 लोगों की, उसमें भी आपको 50-50 दिख रहा है, 5 मेल 5 फीमेल। तो ये बेस्ट पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन जो है वो करने की कोशिश करता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स।
तो ये आपको दिखता है। साथ ही साथ जो कोटाज होते हैं वो आपके पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के साथ में आप रेप्लिकेट कर सकते हो एक्चुअली के अंदर, है ना। तो ये आप लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद हो जाता है। एस्टिमेट जो होता है इनका बहुत ही ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है और इसकी वजह से रिजल्ट्स के सही आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो जो आप लोगों का कोटा सैम्पलिंग है कंपैरेटिवली बाकी सभी के सभी नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग से बेटर रिजल्ट देता है कंपैरेटिवली। बेस्ट तो रैंडम होते हैं बट स्टिल ये भी ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये जो आप लोगों का सैंपल है ये आप लोगों के एंटायर पॉपुलेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये फिक्स्ड या स्पेसिफिक ट्रेड वाली अगर पॉपुलेशन है तो कोटा सैम्पलिंग में आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, सही है। साथ ही साथ अगर एक्यूरेसी की बात की जाए तो कोटा सैम्पलिंग की एक्यूरेसी कंपैरेटिवली बेटर होती है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने एक और चीज आप लोगों से पूछनी है, कोई मुझे बता सकता है कि एरिया सैम्पलिंग क्या होता है? हाँ, ये नेचुरली हैपन नहीं होता है, ये इसको चला के हैपन करवाया जाता है, रिसर्चर अपने तरीके से ये करता है, तभी तो ये नॉन प्रोबेबिलिस्टिक है। नेचुरली नहीं होता है ये, ठीक है। नेचुरली होता तो क्लस्टर हो जाता। डायमेंशनल सैम्पलिंग एक चीज होती है। देखो सीन ऐसा है, जो आपकी कोटा सैम्पलिंग होती है ना, ये उसी का क्या है, उसी का एक एक्सटेंशन है, जहां पर रिसर्चर जो होता है वो अलग अलग डायमेंशंस देखता है आप सभी लोगों के पॉपुलेशन के लोगों में। जैसे कि एज देख लेगा, इनकम देख लेगा, रेजिडेंस देख लेगा, एजुकेशन देख लेगा, बाकी सारी चीजें देख लेगा, और इन सभी चीजों को देखकर कंसिडर करके क्या करने की कोशिश करता है, डेटा या बेसिकली सैंपल में उनको पुट करने की कोशिश करता है। तो डायमेंशनल सैम्पलिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस किसी भी एक पॉपुलेशन मेंबर के चेक किए जाते हैं बिफोर उनको किसमें डाला जाए, सैंपल के अंदर डाला जाए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि डायमेंशनल सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिस्टिक होती है या प्रोबेबिलिस्टिक, तो हमको पता है कि कैसी होती है, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक। और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक में भी कौन सी होती है मैम, आपके कोटा सैम्पलिंग का एक स्पेशल केस है, ठीक है जी। रिसर्चर जो है वो अच्छे से सारे डायमेंशंस देख के डिसाइड करता है कि यार इससे मेरे को मतलब का रिजल्ट मिल सकता है, इससे मेरे को मतलब का रिजल्ट नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। अगर मान लो आपकी सैंपल साइज बहुत बड़ी हो गई है और आपको कम करना है तो आप क्या करो, उनके अलग अलग डायमेंशंस पर्सपेक्टिव्स देखो और उसके बिहाफ से जो लोग रिक्वायर्ड नहीं है उनको हटा दो। जैसे मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया एग्जांपल इसका देती हूँ, आप लोग साईफाई मूवी अगर नहीं देखते हो तो जरूर देखा करो। जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली मूवी, तो ये पुरानी मूवी क्या सीरीज थी, सीरीज तो पुरानी है बट अच्छी थी, है ना, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया इसको देखने में। लॉस्ट इन स्पेस इसका नाम था। अगर आप उसमें देखो तो बेसिकली कुल मिला के है क्या, थोड़ा फेकोलॉजी चल रही थी और तो जैसे आपको पता है साईफाई में तो थोड़ा चलता ही है, बट स्टिल इट वाज अ गुड स्टोरी। इसमें था क्या कि एक जो साइंटिस्ट थी, है ना, उन्होंने एक प्रोग्राम सेट किया था, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें सेट ऑफ प्रोसीजर्स थे, सेट ऑफ टेस्ट थे, है ना, जो सभी के सभी अर्थ के लोगों को कंडक्ट करवाया गया। जो भी उस टेस्ट के अंदर क्वालिफाई होता है उसी को वो लेकर दूसरी गैलेक्सी पे जाते हैं, है ना, दूसरी गैलेक्सी पे, दूसरे प्लैनेट पर लेके जाते हैं, सो दैट कि एक नई लाइफ स्टार्ट कर दी जाए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि एक एपोक्लिप्स आएगा और अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वही एस्ट्रॉइड वाला गेम जो चलता रहता है ना इनका, वो वाला कुछ चल रहा था, है ना। अच्छा है सीरीज, अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ आपको साइंस की बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी, उसके अंदर अच्छी अच्छी चीजें बताई गई है। बट स्टिल मैं आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी बता रही हूँ कि अब आपने सैंपल कलेक्ट कर लिए, या आपने मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया आपको 100 लोग चाहिए थे, अब आपके पास में 200 लोग आ गए हैं कोटा के थ्रू। अब आप क्या करोगे, वो 200 से 100 ही चाहिए, तो आप उनके अलग अलग डायमेंशंस देखोगे। तो वहां पर हर लेवल के टेस्ट में अलग अलग डायमेंशंस देखा जा रहा था कि भाई इसमें ये ट्रेड इससे बेटर है, इसकी मार्किंग इससे बेटर है, तो इसको एलिमिनेट करो, इसको सिलेक्ट कर लो। तो इससे होता क्या है, सैंपल साइज रिड्यूस हो जाती। वेरी गुड। एरिया सैम्पलिंग जो होती है वो भी आप लोगों की कैसी होती है, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक होती है। वेरी वेरी गुड। सिंपल रैंडम टेक्निक में विद रिप्लेसमेंट में हम एक इंडिविजुअल को एक बार चूज करने के बाद अनदर टाइम सैंपल लेने में उसी इंडिविजुअल को फिर से चूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यही होता है आप लोगों का सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, बिल्कुल सही बात। स्नोबॉल सैम्पलिंग बता ही दिया मैंने आपको, गॉसिप वाली सैम्पलिंग, चेन सैम्पलिंग भी इसको हम लोग बोलते हैं, नेटवर्क सैम्पलिंग भी इसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है जी।
इस तरीके से कि भाई तू किसी को मत बताना, वो किसी को नहीं बताती, फिर वो किसी को नहीं बताती, ये भी किसी को नहीं बताती, ये भी किसी को नहीं, और फिर आ जाती है बांग्लादेश बॉर्डर, हो जाता है काम का सत्यानाशा। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज अब तक स्नोबॉल सैम्पलिंग में जो आया बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम थोड़ा आगे जाएंगे और थोड़ा आगे जाके हम लोग बात करेंगे जो आपकी टाइप्स है स्नोबॉल सैम्पलिंग के। अच्छा, मैं अगर आप सभी लोगों से पूछना चाहूँ कि स्नोबॉल सैम्पलिंग क्वांटिटेटिव मेजर्स में अच्छी लगेगी, क्वालिटेटिव रिसर्च में अच्छी लगेगी, कि मिक्स्ड रिसर्च के अंदर अच्छी लगेगी? कोई मुझे बता सकता है ये चीज? जो आप लोगों की स्नोबॉल सैम्पलिंग है ये किसमें बढ़िया करेगी? क्वांटिटेटिव में, क्वालिटेटिव में, बोथ में, किसमें बेटर करेगी? सोच के देखना। क्वांटिटेटिव में बेटर करेगी। हाँ, बस ये जो आप सेफ आंसर मुझे दे देते हो ना मिक्स्ड, चलो मैं ऑप्शन में ही नहीं दे रही मिक्स्ड। अब बताओ क्वांटिटेटिव में लगाओगे कि क्वालिटेटिव में लगाओगे? ये जो तुम सेफ आंसर देते हो ना मिक्स्ड, सेफ आंसर नहीं चाहिए मुझे। देखो आपकी क्वालिटेटिव फॉर्म के अंदर अगर मैं क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करूं तो आप लोगों की जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है वो बेटर परफॉर्म करेगी, क्योंकि क्वांटिटेटिव एरिया के अंदर सैंपल साइज छोटी भी हो बट हम सब्जेक्टिव एनालिसिस वहां पर करते हैं, थ्योरी जनरेशन पे काम करते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आप लोगों की छोटी सैंपल भी चलेगी। अब छोटी सैंपल ही आएगी क्योंकि पॉपुलेशन ही रेयर है, तो सैंपल तो छोटी होगी। वही होता है ना कि है छोटे मैम पर डेटा बहुत बढ़िया बढ़िया उन्होंने दे दिया है, वो वाला सीन है। चलिए, लीनियर स्नोबॉल सैम्पलिंग किसमें होती है? जिसके अंदर हम रेफरल पर पार्टिसिपेंट पे बिलीव करते हैं कि एक बंदा एक बंदे को जाके रेफर करेगा, ऐसे वाला सिस्टम चलता है। ठीक है ना, मतलब एक बंदा दूसरे बंदे को, फिर दूसरा बंदा दूसरे बंदे को, इस तरीके से हम एक बंदा एक बंदे को रेफर करेगा। ऐसे वाले सैम्पलिंग जब करते हैं, ऐसी वाली जब चेन बनाते हैं तो वो स्नोबॉल। एक होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल जिसको नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग भी बोलते हैं। अब एक्सपोनेंशियल मतलब एक ने दो को बताया, दो ने और 2 की पावर 2, फिर और 2 की पावर 2 की पावर 2, फिर और 2 की पावर 2 की पावर 2, यानी कुल मिला के एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। एक ने 2 को बताया, दूसरे ने 4 को, 4 ने 16 को, 16 ने फिर, मतलब करते 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 आप लोगों की सैंपल साइज हमने चूज कर ली। ठीक है ना, मतलब एक जना मल्टीपल जने को रेफर करता है। जैसे कि यूट्यूब वीडियोस है, मैं आप लोगों से क्या बोलती हूँ कि शेयर करिए, तो आप क्या करते हो? देखो आप मान लो कि एक बंदे को, अपने दोस्त को आपने वीडियो शेयर किया कि अरे चलो अदिति मैम की क्लास आ गई, आपने एक बंदे को शेयर किया, लीनियर है। आपने किसी ग्रुप में जाके शेयर कर दिया तो वो क्या है? वो आपकी एक्सपोनेंशियल है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप दोनों ही नहीं करते हो। आप बहुत प्यारे हो, बहुत ज्यादा मेरी मदद करते हो, समझ जाना मैं किस सेंस में बोल रही हूँ कि आप दोनों ही नहीं करते हो, पर कर दिया करो भाई। फिर आता है एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव। अब यहाँ पर क्या है? पार्टिसिपेंट मल्टीपल रेफरल्स देता है पर रिसर्चर जो होता है वो यहाँ पर स्क्रीन आउट कर देता है, जो उनको चाहिए होता है वो उन्हीं को रखता है, बाकियों को नहीं रखता है। ठीक है ना, इसीलिए ये डिस्क्रिमिनेटिव है, डिस्क्रिमिनेट हो रहा है यहाँ पर सिनेरियो, है ना। डिस्क्रिमिनेशन मचा दिया है रिसर्चर ने। बोला तो ठीक है कि मल्टीपल रेफरेंस तो किया बंदे ने, पर उसने क्या किया? उसने पिक एंड ड्रॉप किया कि भाई मेरे को ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो तुम जाओ, टाटा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है ना। ड्रग एडिक्ट से बात करना, जो लोग रेयर लोग होते हैं उनसे जाकर डेटा को कलेक्ट करना इज स्नोबॉल सैम्पलिंग का बेस्ट एग्जाम्पल। तो जजमेंट सैम्पलिंग यानी कि आप लोगों की पर्पसिव, कोटा हो गई, कन्वीनियंट यानी कि एक्सीडेंटल, और स्नोबॉल सैम्पलिंग। किसमें क्या डिफरेंस होता है ये चीज आप लोगों को मैंने डिफरेंस चार्ट में दे दी है। एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये भी आपको मैंने बता दिए। अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा भी कुछ नई नई सैम्पलिंग टेक्निक्स है जो आपसे एग्जाम में आजकल पूछी जाने लगी है। नाम देखिएगा, की इन्फॉर्मेंट सैम्पलिंग, अभी दिखाया था क्वेश्चन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हर एक पॉपुलेशन इंडिविजुअल की नॉलेज के बिहाफ पर हम उसे सैंपल में सिलेक्ट करें। तो ये क्या करता है, नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स को लेता है अबाउट द पॉपुलेशन और फिर उनमें से सैंपल बनाता है। एक होती है डायमेंशनल सैम्पलिंग, मतलब किसी भी एक रिप्रेजेंटेटिव के मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करके
फिर आप क्या करने जा रहे हो, उनको सैंपल में चुनने जा रहे हो, तो इसे डायमेंशनल सैम्पलिंग कहा जाता है। इवेंट सैम्पलिंग मतलब ये होता है कि कोई स्पेसिफिक इवेंट हुआ और उसके रिकॉर्ड को आपने अकर होने पर रिकॉर्ड किया है, इसे अपन कहते हैं इवेंट सैम्पलिंग। 1-0 सैम्पलिंग होता है जिसके अंदर हम कोई भी टाइम इंटरवल के अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर को स्टडी करते हैं और फिर सैंपल चुनते हैं, तो इसे 1-0 सैम्पलिंग कहा जाता है। फोकल सैम्पलिंग ऐसी सैंपल होती है जिसके अंदर हम कंटिन्यूअसली डिटेल एनालिसिस करते हैं किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट को और फिर सैंपल बनाते हैं। टाइम सैम्पलिंग ऐसी होती है कि हम स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर कोई ना कोई पैटर्न के बिहाफ पर हम सैंपल को एनालाइज कर रहे हैं, इसे कहा जाता है हमारे लिए आपका टाइम सैम्पलिंग।